हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल JR द बिगिनिंग। मैं देवेंद्र बिश्नोई। मैं आपके साथ आज इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे JNU का इंटरव्यू था, DU का PhD का इंटरव्यू था। अभी जो JNU का रिजल्ट आया है उसमें मेरी सेकंड रैंक है, और कैसे मैंने 30 में से इंटरव्यू में 27 नंबर हासिल किए, और मैंने DU का इंटरव्यू भी कैसे क्रैक किया। ये दोनों एक्सपीरियंस मैं एक साथ आपको बताऊँगा कि इनमें डिफरेंस क्या था, और मेरा मेरा बैकग्राउंड क्या था, और मेरे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें, और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो, जो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, JNU और DU की, दोनों ही इंटरव्यू डिफरेंट थे। जब मैं DU का इंटरव्यू दिया था उस टाइम मेरी मास्टर्स चल रही थी, और उसी टाइम मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। वरना सबसे पहले हमारे मन में सवाल होता है कि मास्टर्स के बाद क्या, कहाँ एडमिशन होगा। मेरी जब मास्टर्स चल ही रही थी उसी टाइम मेरा DU में एडमिशन हो गया था। उसके 2 महीने बाद अभी JNU के इंटरव्यू हुए, उसमें सेकंड रैंक आई, और इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर, 30 में 27 नंबर मेरे को मिले। इसके पीछे मैं बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। जो सबसे पहले अगर मैं DU का इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात करूं, ऐसे 5-6 प्रोफेसर रहेंगे पैनल में। वो आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे पहला, अगर DU में मेरे से 2 प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछे थे। मेनली मेरा टॉपिक की बात करूँ तो मेरा टॉपिक मानसून से रिलेटेड है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक से। तो उन्होंने क्लाइमेटोलॉजी से की अगर इंडिया में मानसून वेरिएशन कैसी है, या फिर हेडली सेल, या फिर जो अभी करंट में चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, तो स्पेशियल वेरिएशन है। जैसे रेनफॉल में गंगेटिक प्लेन में रेनफॉल कम हो रही है, तो उसका कारण कि अभी फिलहाल में स्टडी हुई है, तो उनका क्या स्कोप है, और आपकी स्टडी में आपकी मेथोलॉजी क्या रहेगी, डाटा सोर्स क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और आप दूसरों से इस चीज़ में क्या डिफरेंट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, और इंटरव्यू मेरा लगभग 15 मिनट तक चला था, ठीक है। वहीं अगर मैं JNU की बात करूँ तो इंटरव्यू चला था मेरा लगभग 15 मिनट तक, लगभग सेम ही। तो उसमें से लगभग 10 प्रोफेसर्स का एक पैनल रहता है। आपसे सबसे पहले इंट्रो पूछा जाता है आपका, फिर आप अपने टॉपिक के बारे में बताते हो, थोड़ा सा ब्रीफ करते हो। उसके बाद प्रोफेसर, देखो 15 मिनट का टाइम होता है। अगर आप सोचते हो कि वो पूरा टॉपिक को पढ़ लेंगे, ये नहीं हो सकता। वो सीधा जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, मेथोलॉजी पे। ऑब्जेक्टिव्स में पहले ही आपसे पूछेंगे ये ऑब्जेक्टिव्स में आप क्या क्या करोगे और कैसे करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन, जैसे अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे या बाहर थे, आधे क्वेश्चन मेरे टॉपिक से रिलेटेड थे, आधे बाहर थे। अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक लेके गया, आधे क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। जैसे मैं, हालांकि मेरे जो टॉपिक है उसमें ट्रोपोपॉज़ का कोई रोल नहीं था कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट इंक्रीज हो रही है। जस्ट वो मेरी अवेयरनेस जानना चाहते थे, या फिर उन्होंने पूछा कि रेनफॉल डिक्रीज हो रही है, तो उसका कारण, उसका इंडियन ओशियंस की एसएसटी से क्या रिलेशन है, करंट में क्या स्टडी है, या फिर हेडलेस सेल है, वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो वहाँ पे अगर मैं कह दूँगा सॉरी सर मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने ऐसे जवाब दिया कि क्लाइमेट चेंज के कारण नॉर्थ की शिफ्ट हो रही है। हालांकि मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा। और मेन क्वेश्चन क्या रहता है कि आपका डाटा सोर्स क्या है। तो उस लिए आपको, जैसे अगर क्लाइमेटोलॉजी में बात करूँ तो ERA5, मोडीज, ऐसे डाटा सोर्स हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स, उनके बारे में पूछा जाता है। अगर इसलिए उन वेरिएबल्स की डेफिनेशंस पे भी पकड़ रखी है। अगर मैं JNU की ऐसे बात करूं कि आप डिफेंड कैसे, अगर आपने टॉपिक को डिफेंड कर लिया आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आपकी सिनॉप्सिस अच्छी होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि सिनॉप्सिस का फॉर्मेट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपके रिसर्च प्रपोजल का। वो 10 नंबर का रिसर्च प्रपोजल होता है, 20 नंबर का इंटरव्यू हो गया, तो आपका रिसर्च प्रपोजल जितना अच्छा रहेगा चांसेस अच्छे हैं, और वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आपसे पूछेंगे। वो ऐसे कुछ चीज़ें आप 100% नहीं कर पाओगे, तो उनका ये मोटिव भी नहीं है कि आप 100% जवाब भी दें। उनका मोटिव रहता है कि लड़के में एनालिसिस पावर कितनी है स्टूडेंट में, ठीक है, और डाटा को प्लॉटिंग या फिर कोरिलेशन के मेथड्स कैसे हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ कोई डाटा को प्लॉट कर दूँ, 50 साल की रेनफॉल, या 50 साल की मैंने एलएसटी या लैंड यूज लैंड कवर शो कर दिया पिछले 20 साल में टेम्पोरल वेरिएशन क्या रही है,
वो एक स्टडी नहीं हो सकती। वो एक जैसे आपकी प्रैक्टिकल होती है उसी तरह डाटा की प्लॉटिंग है। जो रिसर्च होती है वो किसी 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल के कोरिलेशन पे मैटर करती है कि अगर इसमें चलो चेंजेस आए तो उसके पीछे कौन से फैक्टर काम करते हैं। और अगर मैं रिसर्च प्रपोजल की बात करूं कि कैसे बन सकता है, तो सबसे पहले चीज़ ध्यान रखो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसी में इंक्लूड करूं, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू 10 से 15 होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आनी चाहिए आपकी रिसर्च गेप, उसके बाद ऑब्जेक्टिव 4th पॉइंट, उसके बाद क्या आना चाहिए मेथोलॉजी, डाटा सोर्स, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, उसके बाद अपेंडिक्स मतलब जिसमें आप टेबल्स या फिर कुछ मैप्स एक्स्ट्रा है, और मैप्स अगर आप लगाओ तो खुद के होने चाहिए। और एक बात पे गौर करूँगा कि जैसे लिटरेचर रिव्यू कुछ करते हैं थीम वाइज करते हैं, मैं कहूँगा कि आप ईयर वाइज कीजिए कि थीम वाइज में क्या मिक्स हो जाते हैं। अगर ईयर वाइज आपने लिटरेचर रिव्यू किया, हालांकि वो ट्रेंड अदर सब्जेक्ट्स में चलता है, पर ज्योग्राफी में मैं कहूँगा कि आप ईयर वाइज ही कीजिए कि सबसे जो करंट का ईयर है सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ही 2024 फिर 2023 का कोई लिटरेचर रिव्यू, ऐसे सीक्वेंस वाइज। मेथोलॉजी और डाटा सोर्स इनको टेबुलर फॉर्म में डालने की कोशिश कीजिए। और अभी जो फिलहाल में आगे 2 महीने में एंट्री होने वाले हैं, अगर मैं रिसर्च के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने जितना रिसर्च या फिर पीएचडी एडमिशन्स के लिए पढ़ा है उतना मैंने जेआरएफ की तैयारी के टाइम भी नहीं पढ़ा था। तो ये मेरे को इंटरव्यू में हेल्प भी किया। मैंने डेजर्टेशन भी थी, तो अगर कोई डेजर्टेशन भी कर रहा है तो मैं उनको यही एडवाइस करूँगा कि अपना टॉपिक ऐसा रखें जिसको आप पीएचडी में एक्सपेंड कर पाएँ। अगर आपने वो टॉपिक डेजर्टेशन के टाइम कुछ छोड़ लिया है और आप कुछ चेंज करें हो तो आपकी वो 6 मंथ का थोड़ी सी लॉस होता है। अगर आप वही टॉपिक को एक्सपेंड करते हो तो आपकी नॉलेज अच्छी रहती है और आप अपने टॉपिक को डिफेंड कर पाते हो। और इससे रिलेटेड चीज़ें मैंने, अगर डाटा सोर्स देखो, पॉपुलेशन स्टडीज़ है तो उसमें आप स्टडी करें स्पेसिफिक एरिया की, या फिर पॉपुलेशन पिरामिड से रिलेटेड स्टडी करें। और दूसरी स्टडी अगर मैं कह रहा हूँ तो इंटरव्यू में क्या पूछेंगे आपसे, पॉपुलेशन डिवीज़न का पूछ लेंगे, आपके डाटा सोर्स पूछ लेंगे, एसपीएसएस के बारे में टेक्निक्स पूछ लेंगे। अगर आप जिस भी टॉपिक से जा रहे हो, पॉपुलेशन स्टडी, रीजनल डेवलपमेंट से, आपको उस टॉपिक के मेथोलॉजी, टूल्स और उनके डाटा सोर्स का पता होना चाहिए। हालांकि वो आपके टॉपिक से थोड़ा बहुत रिलेट ना करते हो, पर आप जिस फील्ड में जा रहे हो पॉपुलेशन उससे रिलेटेड, जैसे पॉपुलेशन स्टडीज़ की बात करूँ, जे सेप कराओ, अस सेप कराओ, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। रीजनल स्टडीज़ में जा रहे हो, उनसे रिलेटेड जितनी थ्योरीज है वो आप पे एप्लीकेबल आपके टॉपिक पे है या नहीं है, कैसे नहीं। तो सराउंडिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, या फिर कुछ बच्चे ग्लेशियर से रिलेटेड टॉपिक लेके जाते हैं, तो वो उसके सराउंडिंग में जितनी स्टडीज़ है, हालांकि आप लेके जा रहे हो ग्लोब पे टॉपिक, तो वो ग्लेशियर सिंकिंग में भी पूछ लेंगे, कार्बन सिंकिंग, तो ग्लेशियर मेल्टिंग पे क्या रोल है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो आप ऐसे नहीं कि आप हर किसी चीज़ का जवाब दे दें, पर आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो वहाँ पे काम आएगी। और अगर इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ एक कि रिसर्च प्रपोजल अच्छे से तैयार कैसे करें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि रिसर्च प्रपोजल मैं कहूँगा कि 15 से 25 पेज का रखिए और इसी फॉर्मेट में रखिए। और फर्दर मतलब एक अच्छा टॉपिक कैसे चूज़ कर सकते हो, कुछ करते हैं कि ट्रेंडिंग टॉपिक उठाएं, क्वालिटेटिव उठाएं, क्वांटिटेटिव उठाएं। अभी मैं ट्रेंड बताऊं तो 90 टन का है कि क्वांटिटेटिव डाटा ही चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल स्टडीज़ में भी जा रहे हो तो उसमें क्या है कि आप डाटा से रिलेटेड ही मैक्सिमम बच्चे चूज़ करते हैं कि अगर रेयर अर्थ मेटल्स है तो उसमें इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उनका यूज़, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन से साउथ एशिया में जियो पॉलिटिक्स या फिर वाटर से रिलेटेड जियो पॉलिटिक्स, इन सब में डाटा का ही यूज़ हो रहा है। अभी मैं कहूँगा कि बेसिक फोकस कीजिए अपने डाटा सोर्स पे। और मैथोलॉजी सिंपल रहेगी कि जस्ट मैंने ये किया। तो मैथोलॉजी में सबसे यूनिक चीज़ क्या होती है, कोरिलेशन की टेक्निक कौन सी है। बहुत सी टेक्निक्स होती हैं,
पॉपुलेशन स्टडीज़ में भी अलग होगी। कोरिलेशन मेथड हमने सिर्फ कोरिलेशन, स्पीयरमैन और पियर्सन का सुन रखा है। उनके अलावा स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं हर स्ट्रीम में, उनके स्पेसिफिक फील्ड्स में, ठीक है। कंपोजिट एनालिसिस या फिर कोरिलेशन और स्क्वायर मेथड्स, ऐसे कुछ कोरिलेशन टेक्निक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही पॉपुलेशन से या फिर जियोमॉर्फोलॉजी या फिर ग्लोब, तो इनके मतलब अगर वो देखो कोई चीज़ में वेरिएशन आ रहा है तो उसके पीछे स्पेसिफिक रीज़न है, ठीक है। टॉपिक इसी तरह चूज करो कि उससे रिलेटेड वेरिएबल आप सबसे पहले पता करो, ठीक है, और उनका कोरिलेशन निकालने की ट्राई करो कि अगर किसी में 1 यूनिट चेंज आ रहा है तो उससे रिलेटेड वेरिएबल में 2 यूनिट चेंज आ रहे हैं या 0.5, ये आपकी स्टडी को और अच्छा करता है। एंड इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट वीडियो इसी में बनाऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल कैसे अच्छा बना सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।